धातु लोपार्थ धातु के का समास समझ में आ गया? क्या अर्थ है? हाँ जी, क्या अर्थ? धातु के अवयव का लोप हुआ है जिसमें किसमें? आर्ध धातु। धातु के अवयव का लोप है जिस आर्ध धातुक में, उसी आर्ध धातुक में यदि के स्थान में गुण वृद्धि पाए तो वो नहीं होते। जैसे लू धातु से हमने यंग प्रत्यय किया कल, धातु रेखा चो अलग क्रिया संव्यार। क्रिया संव्यार अर्थ जो है वो धात्वर्थ प्रकृत्यर्थ विशेषण है। एक प्रकृत्यर्थ विशेषण होता है, एक प्रत्यार्थ होता है। प्रकृत्यर्थ विशेषण क्या? प्रकृति के अर्थ की विशेषता बताने वाला। और प्रत्यार्थ क्या? प्रत्यय का अर्थ। प्रत्यार्थ विशेषण भी हो सकता है, पर प्रत्यार्थ एक चीज है, प्रत्यार्थ की विशेषता बताने वाली एक दूसरी चीज। प्रत्यार्थ विशेषण बना के कैसे कहते हैं? कहीं पर जैसे चौथे अध्याय में मिलेगी ये चीजें। प्रत्यार्थ होता है और फिर प्रत्यार्थ की विशेषता बताने वाला कोई शब्द होता है। जैसे घया सास्याम क्रियेति यहाँ, तो यहाँ पर अस्याम जो है वो प्रत्यार्थ विशेषण है। घयंत शब्द से प्रथमा समर्थ से सप्तम्यर्थ में प्रत्यय होता है। वो क्या है? घया सास्याम क्रियेति यहाँ प्रहरणम जिसमें आता है, तद प्रथमा समर्थ से अस्याम सप्तमी अर्थ में तदस्याम प्रहरणमिति क्रीडायाम न, ऐसा है ना। अब यहाँ पर मिल जाएगा प्रथमा समर्थ से सप्तम्यर्थ में प्रत्यय होता है। जो प्रथमा समर्थ है वो प्रहरणवाची होना चाहिए और जो सप्तम्यर्थ है वो क्रीड़ा। तो ये जो सप्तम्यर्थ है इसकी विशेषता बतला रहा है ये क्रीडायाम। प्रहरण माने प्रहार करना। ये जो अस्याम है इसकी विशेषता क्रीड़ा के द्वारा बताई जा रही है। वो अस्याम कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, क्रीड़ा होनी चाहिए। और जो प्रथमा समर्थ है कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, प्रहरण होना चाहिए। तो ये प्रकृत्यर्थ की विशेषता बतला रहा है और ये प्रत्यार्थ की विशेषता बतला रहा है और ये प्रत्यार्थ है। ये तो प्रत्यार्थ और ये प्रत्यार्थ विशेषण। प्रत्यार्थ प्रत्येगार्थ और उसकी विशेषता ये बतला रहा है। ठीक है, समझ गए? प्रथमा समर्थ से सप्तम्यर्थ में प्रत्यय होता है। जैसे दंड प्रहरणम अस्याम क्रीडायाम, दंड प्रहरणम अस्याम क्रीडायाम, ये वाक्य है ना। ठीक है बात। दंड प्रहरण है जिस क्रीड़ा में, तो ये जो दंड है ये प्रथमा समर्थ हो गया। देख लेना प्रथमा विभक्ति। प्रहरणम अस्याम, सप्तमी के अर्थ में प्रत्यय होगा णय प्रत्यय। वो जो सप्तमी अर्थ है वो क्रीड़ा होनी चाहिए और जो प्रथमा समर्थ है वो प्रहरण होना चाहिए। दंड का प्रहार है जिस क्रीड़ा में, उस क्रीड़ा का नाम दांडा क्रीड़ा कहलाएगी। लाठी एक दूसरे के ऊपर चलाते हैं ना, खेल होता है। वो दो व्यक्तियों को लाठी दे दी और वो एक दूसरे पर वार करते हैं, रोकते हैं, वार करते हैं, रोकते हैं। तो वो क्रीड़ा क्या होगी? दंड शब्द से णय प्रत्यय किया, प्रथमा समर्थ से कर रहे हैं ना, तो सु णय ऐसा हो गया। अब ये णय तद्धित है, कृत तद्धित समासाश्च पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा। इस पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक का अवयव सूप का लुप हो गया। चुटु से णय की तद्धिते सुचामादे, तद्धित प्रत्यय में इतनित परे हो तो अचु में आदि अच को वृद्धि हो जाती है। दांड यचिभम यस्येति चकार का लोप
दांड। और क्रीड़ा का विशेषण ऐसे स्त्रीलिंग में अजाद्यतष्टाप। दांड शब्द से टाप हो जाएगा तो टाप का आ बचा, अका सवर्ण, इस तरह दांडा बन गया। तो प्रत्यार्थ विशेषण पर मैंने ये सूत्र समझाया है, प्रत्यार्थ विशेषण को बताने के लिए। चौथे अध्याय में बहुत मिलेगा ये प्रत्यार्थ विशेषण। तदस्मिन अस्ति देशे तन्नाम्नि। अस्मिन सप्तम्यर्थ में प्रत्यय होता है, जो सप्तम्यर्थ है वो देशे तन्नाम्नि होना चाहिए। तो अस्मिन सप्तम्यर्थ का विशेषण बन गया देशे तन्नाम्नि हैं। और तदिति प्रथमा समर्थात अस्ति समानाधिकरणात्, तो ये जो अस्ति है ये प्रकृत्यर्थ विशेषण बन गया। अस्ति प्रकृत्यर्थ विशेषण बन गया। तदस्मिन अस्ति इति देशे, ये संधि विच्छेद आ ही रही होगी, देशे तन्नाम्नि। तो ये जो है प्रथमा समर्थ से सप्तम्यर्थ में प्रत्यय होता है यथावीत, जो जिससे वीत है। यथावीत प्रत्यय में सामान्य प्रत्यय क्या होता है? हाँ, क्या होता है? किस सूत्र से? हाँ, तो तदस्मिन अस्ति, अस्ति समानाधिकरण होना चाहिए। जो प्रथमा समर्थ है इसकी विशेषता अस्ति के द्वारा बतलाई जा रही है, और सप्तम्यर्थ की विशेषता देशे तन्नाम्नि के द्वारा बतलाई जा रही है। जो सप्तम्यर्थ है वो देशवाची होना चाहिए, और वो देश भी उस नाम वाला होना चाहिए। वो जो प्रत्यांत शब्द है वो उस देश का नाम बनना चाहिए। हैं? जैसे उदुम्बरा अस्मिन देशे संति इति औदुम्बरो देश, ये प्रथमा समर्थ उदुम्बर है ना। उदुम्बरा अस्मिन ये सप्तम्यर्थ में हो गया, और ये अस्मिन जो है देश होना चाहिए। देशे प्रत्यार्थ विशेषण देशे है ना, और फिर देश की विशेषता तन्नाम्नि के द्वारा बतलाई जा रही है। वो जो देश है वो तन्नामा स्यात्, प्रत्यांत नामा स्यात्, वो देश जो है प्रत्यांत नाम वाला होना चाहिए। तत्शब्द से यहाँ प्रत्यय का निर्देश है, प्रत्यय प्रत्यांत का निर्देश है, प्रत्यांत नाम वाला। वो जो देश है प्रत्यांत नाम है जिसका ऐसा होना चाहिए। ये उदुम्बर शब्द से सप्तम्यर्थ में सप्तम्यर्थ देश होना चाहिए। प्रत्यय हो गया प्रागदिव्य अण, उदुम्बर अण, शब्द क्या बना? णित होने से आदि यच को वृद्धि होगी। तद्धितेषु चामादे यस्येति चकार लोप, औदुम्बर बन गया ना। तो ये जो औदुम्बर शब्द है ये प्रत्यांत शब्द है ना जी। कौन सा प्रत्यंत में है? अण हुआ है ना, तो ये प्रत्यांत शब्द है। प्रत्यांत नाम है जिसका ऐसा होना चाहिए। प्रत्यांत ये नाम, नाम मानी संज्ञा है जिसकी ऐसा देश होना चाहिए। प्रत्यांत प्रत्यंत में जिसके प्रत्यांत, ये अण प्रत्यय इसके अंत में है तो ये प्रत्यांत हो गया। ये पूरा प्रत्यांत हो गया। प्रत्यय अंत में है जिसके प्रत्यांत, सुप अंत में है जिसके सुबंत, तिंग अंत में है जिसके तिंगंत, द्विवचन अंत में है जिसके द्विवचनांत, ऐसे बोलते हैं। ये देश प्रत्यार्थ विशेषण कैसे बन रहा है? सप्तमी जो सप्तम्यर्थ में प्रत्यय होगा ना, वो सप्तम्यर्थ क्या होना चाहिए? देश के द्वारा उसको विशेषित कर रहे हैं। सप्तम्यर्थ तो अस्मिन है, उसको विशेषता कर बतला रहे हैं देश के द्वारा कि वो सप्तम्यर्थ क्या होना चाहिए? देश विशिष्ट होना चाहिए। ठीक है। और फिर उसकी विशेषता तन्नामा से बताई जा रही है। वो जो देश है वो कैसा होना चाहिए? प्रत्यांत नाम वाला। जो प्रत्यांत शब्द बनेगा वो उस देश का नाम बनना चाहिए, नाम पढ़ना चाहिए। जैसे औदुम्बर एक देश का नाम है। औदुम्बर जो शब्द है एक स्थान का नाम है। तो ये चौथा अध्याय जब पढ़ोगे तो इसमें ये बात आपको बहुत आएगी। प्रत्यार्थ विशेषण, कभी कभी प्रत्यय के अर्थ में प्रत्यय होता है। ये थोड़ा ध्यान रखने की चीज है ये कि प्रत्यय के अर्थ
ये प्रत्यय का अर्थ है या प्रत्यार्थ का विशेषण है? कई विशेषण, जैसे इस सूत्र में तो अस्मिन प्रत्यय का अर्थ बताया, फिर देशे उसका विशेषण बताया, फिर देशे का विशेषण ये बताया, एक के बाद एक विशेषता बतला दी गई। देश भी कोई भी नहीं होना चाहिए, प्रत्यांत नाम वाला होना चाहिए। विशेषण जो होता है भेदक होता है। प्रत्यार्थ एक चीज, प्रकृत्यर्थ विशेषण एक चीज, प्रकृति का अर्थ ये एक चीज है और प्रकृति के अर्थ का विशेषण ये एक चीज है। प्रकृत्यर्थ, प्रकृत्यर्थ का विशेषण, ठीक है। प्रकृति का कोई जो अर्थ है वो प्रकृत्यर्थ, उसमें विशेषता कोई लगा, उसमें जो कोई विशेषता लगा दे वो प्रकृत्यर्थ विशेषण। जैसे यहाँ पर लू धातु, धातु रेखा जो लादिक क्रिया समय व्यारेमन, लू धातु उसका अर्थ क्या होगा? काटना, और उसकी विशेषता बतला दी बार बार काटना। बार बार काटना जो है, बार बार ये जो अर्थ है उस काटने की विशेषता बतला दी, तो प्रकृत्यर्थ विशेषण हो गया है? तो बार बार काटने अर्थ में वर्तमान ये धातु है, इससे यंग आ गया, और ये एक सनातनता धातुवा धातु संज्ञा हो गई। सनादि प्रत्यंत में जिसके उसको धातु कहते हैं, सनादि प्रत्ययों में यंग आ जाता है। सनादि प्रत्यय 10-11 प्रत्यय हैं, वो अंत में है जिसके उसको धातु कहते हैं। ये पूरा शब्द समुदाय धातु हो गया। अब धातु होने से संज्ञको सनंत धातु या यंगंत धातु के प्रथम एकाच को आजादी हो तो द्वितीय एकाच को दुर्वचन हो जाता है। हलादी हो तो प्रथम एकाच को और आजादी हो तो द्वितीय एकाच को दुर्वचन होता है। हलादी धातु है इसलिए प्रथम एकाच को दुर्वचन हो गया। तो इसमें प्रथम एकाच तो है लुई, लुई ये दुर्वचन हो गया ना, एक को दो होना, और इस ए को हमने इधर निकाल कर रख दिया। इसको लिखते समय यूं भी लिख देते हैं लुई, ऐसा भी लिख देते हैं। दुर्वचन तो लुई लुई हुआ है, इस ए को हमने अलग निकाल कर रख दिया, या उसके साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। यदि द्वितीय एकाच को दुर्वचन होता तो किसको होगा? यहाँ एकाच का मतलब एकच है जिसमें, ऐसा समुदाय किसको होगा? फिर यह को होगा, ए को नहीं, यह को समुदाय लेंगे ना। एकच है जिस समुदाय में, व्यंजन भी आगे पीछे वाले उसके साथ आ जाएंगे। जैसे यहाँ ऊ है ना अच, इसके आगे इसके पहले वाला लय व्यंजन और इसके बाद वाला ये व्यंजन, इनका जो समुदाय है एक अच है जिस समुदाय में, उस समुदाय को एक अच कहेंगे। एक अच वाला, एक अच वाला समुदाय, तो इसको दुर्वचन हो गया। पूर्वाभ्यासा यूं भी दिखा सकते हो इसमें, जैसे मान लीजिए लू, ये भी एक आच समुदाय है और लुई भी है, और इधर देखें तो यह भी एक आच समुदाय है। जैसे पुत्री ये धातु है और इसमें कहा है क्यच प्रत्यय है, ये सुभात्मना, और इसमें यथेष्टम नाम धातु, यहाँ धातु नाम, इससे मान लीजिए हमने सन प्रत्यय किया। पुत्रीय धातु से सुपात्मना, पहले तो क्यच किया, आत्मना पुत्रम इच्छति पुत्री बन गया, और इससे फिर सन प्रत्यय लिया। धातु कर्मणा समान कर देगा इच्छाएं वा, इसका विग्रह होगा पुत्री तुम इच्छति, आत्मना पुत्रम इच्छति पुत्रीयति, पुत्री तुम इच्छति। अब ये सन ले आए, दुर्वचन कहा। यथेष्टम नाम धातु नाम एक वार्तिक है कि नाम धातु में जिसको भी जिस एकाच समुदाय को दुर्वचन करना चाहो उसको कर लो। तो इसमें प्रथम एकाच समुदाय, द्वितीय एकाच, तृतीय एकाच, चतुर्थ एकाच, ये जो धातु है पूरी, इसमें 4 अच समुदाय बन सकते हैं। तो प्रथम एकाच समुदाय तो क्या बनेगा? पुत्र, पुत्र। तो ती एक त ये मतलब ऊ के साथ जुड़े हुए दिखा दिए। द्वितीय एकाच समुदाय दिखाएंगे तो तृतीय एकाच समुदाय तो ये, चतुर्थ एकाच समुदाय तो स। इनमें से प्रथम एकाच समुदाय को दुर्वचन होगा, बाकी ऐसे कैसे रहेगा? हैं?
पुपुत्री सती, ऐसे रूप बनेगा। यहाँ ईट आगम हो जाएगा। यस अतोलोप है। यह के बाद आ जाता तृतीय में, पर यहाँ ईट आगम कर लेते हैं पहले कर लेंगे ये हो गया तो फिर 5 हो जाएगा, और अगला जो है इस हो जाएगा, फिर स हो जाएगा, और 5 जो है पांचवा सन स हो जाएगा। न तो लोप हो गए हैं। पूर्व व्यासा, दुर्वचन करने पर पूर्व वाला हिस्सा है उसको अभ्यास कहते हैं। एक सनंत धातु के प्रथम एकाच को दुर्वचन हो जाता है, माने 2 बार उच्चारण हो जाता है। दुर्वचन का मतलब 2 बार उच्चारण हो जाता है, और एक के स्थान में 2 आदेश हो जाते हैं, ये भी उसका अर्थ करते हैं। पर 2 बार उच्चारण हो जाता है, ये समझ लो आप। एक लुई के 2 उच्चारण हो जाते हैं, लुई लुई। पूर्व व्यासा हलादि शेषा आदि अलशेष रहता है, और ह्रस्व से इसको ह्रस्व हो गया। फिर एक अभ्यास प्रकरण है ना जी, कहाँ पर है? हाँ 7-4 अत्र व्यास प्रकरण है, 7-4 में है। निकाल कर देख लो, फटाफट देखा करो। 7-4-58 7-4-58 से 97 तक। तो अभ्यास प्रकरण का सूत्र है दीर्घोकिता, वहीं पर एक सूत्र देखो, जी, उसमें गुणो यंग लुको यंग लुको की अनुवृत्ति आ रही है। तो अजंत अभ्यास को दीर्घ होता है, यंग और यंग लुक के परे रहते। अजंत अभ्यास को दीर्घ हो जाता है, ये लू है ना, इसको दीर्घ हो गया। वैसे उसमें बाध्य बाधक भाव नहीं होता, इसलिए मैंने दिखा दिया है। फिर गुणो यंग लुको एक सूत्र है, अभ्यास प्रकरण में एक के बाद एक सूत्र लगते रहते हैं, उसमें बाध्य बाधक भाव नहीं होता है। जैसे हम कहा करते हैं ना, इसको बाद कर ये हो गया, पर अभ्यास प्रकरण में ऐसे नहीं होता है कि इसको बाद कर ये हो गया। जैसे जैसे सूत्र लगते जाते हैं वैसे करते जाओ। ये परिभाषा है, अभ्यास विकारेषु बाधका न बाध्यन्ते। अभ्यास प्रकरण में बाधक नहीं बाधते हैं, हैं? तो इसमें जो है गुणो यंग लुकों ने कहा यंग यंग लुक के पर रहते इगंत अभ्यास को गुण हो जाता है। इको गुण वृद्धि से इका परिभाषा आ जाएगी। तो इसको लू को अदेंग गुणा स्थानांतरतमा लो लूये, लो लुई हो गया ना। अब ये एक धातु होगी, धातु पहले भी थी, धातु ऐसनाद्यंता धातु अजप सर्व धातुभ्य अच प्रत्यय हो गया। या नंदी गृह पचादिभ्यो लुणी निसह, नंदादि ग्रहादि पचादि धातु से 3 गण हैं, नंदादि ग्रहादि पचादि से क्रम से ल्यू णिनी अच प्रत्यय हो जाता है। पचादि एक आकृति गण है। आकृति गण होता है कि कुछ सब पढ़ दिए फिर आगे बता दिया आपने, आप देखते रहो। और व्यवस्थित गण होते हैं, जितने शब्द पढ़ दिए उन्हीं से वो कार्य होता है। तो इससे अच प्रत्यय हो गया। अच जो है तिंग सित सार्धातुकम आर्धातुकम शेषा, ये आर्धातुक प्रत्यय है। तो कोई पूछ रहा था ना आर्धातुक परे धातु के अवयव का लोप कैसे होता है, तो ये आर्धातुक परे है ना, जो अतोलोपा सूत्र है आर्धातुक के विषय में या आर्धातुक परे रहते, में का मतलब विषय में। आर्धातुक में का मतलब क्या होगा व्याकरण में, तो आर्धातुक के विषय में। तो ये आर्धातुक विषय में आकार का लोप हो जाएगा। अच जो है आर्धातुक है, और आर्धातुक के विषय में परे भी ले सकते हो, विषय में भी ले सकते हो। तो आर्धातुक परे रहते धातु के अवयव का लोप, ये लीजिए, ये पूरी धातु है ना, ये पूरी धातु है, और पूरी धातु है, इसका अवयव अ है ना, ठीक है। नहीं, मैं दूसरे तरीके से कह रहा हूँ, केवल अ का लोप कर रहा हूँ, अतोलोपा जैसे, अतोलोपा से लोप करके दिखा रहा हूँ। आर्धातु विषय में आकार का लोप। और यंगोचिच एक सूत्र है, वो ये कहता है अच के परते यंग का लुक हो जाता है, तो बाकी बचे हुए का
बाकी बचे हुए को यंग कह सकते हैं ना, एक हिस्से का लोप होने पर भी उसको उसी नाम से कह सकते हैं। एक देश विकृतम अनन्यवत भवति, परिभाषा एक। परिभाषाएं आप याद कर लो सारी, एकांतानुबंध, अनेकांतानुबंध, कार्यम अनुभवन, कार्य निमित्तत्वेन नाश्रियते, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, ऐसे ऐसे परिभाषाएं बहुत ही विशेष चीज है व्याकरण शास्त्र की। महाभाष्य से नहीं, महाभाष्य की नहीं, महाभाष्य में भी है, काशिका में भी है, पर मतलब परिभाषा ये वाली पुस्तक है ना। तो इसको आप याद कर लेंगे तो मैं बीच बीच में बताता हूँ ना जी। तो मैंने अभी क्या परिभाषा लगाई, एक देश विकृतम अनन्यवत भवति। एक देश में यदि विकार आ जाए तो वो वही कह सकते हैं। जैसे यंग के अ का हमने पहले लोप कर दिया, लोप करने के बाद भी इसको हम यंग कह सकते हैं। यंगोचिचे में कहा यंग का लोप लुक होता है, अचपरे रहते, और यंग तो बचा नहीं, आकार का लोप हो गया पहले ही, तो एक देश में विकार आ गया तो भी इसको उसी नाम से कह सकते हैं। जैसे कुत्ते की पूंछ काट दें तो भी कुत्ता ही कह देते हैं। कुत्ता पूंछ सहित था, फिर पूंछ हटा दी, कान हटा दिए, तो फिर भी वो कुत्ता कुत्ता रह जाता है। यंगोचिचे से इस यंग का लोप कर दिया। तो अब धातु का अवयव, ये लोलुई धातु थी, इसका एक अवयव जो है यह भी तो है ना। तो जिस आर्धातुक में, आर्धातुक विषय में धातु के अवयव का लोप, उसी आर्धातुक को मानकर इक के स्थान में गुण वृद्धि पाएं। यहाँ इक का स्थान में गुण वृद्धि कैसे होगी? सार्धातुक आर्धातुक से गुण प्राप्त हो रहा है। आर्धातुक के पर रहते धातु के अवयव का लोप, उसी आर्धातुक के पर रहते इक के स्थान में गुण वृद्धि। यहाँ गुण पा रहा है, वृद्धि पा रही है भाई, गुण पा रहा है ना। मैं धातु लोप आर्धातु के, जिस आर्धातु को प्रत्यय को निमित्त मान करके धातु के अवयव का लोप किया गया हो, उसी आर्धातु प्रत्यय निमित्त मानकर एक के स्थान पर गुण या वृद्धि प्राप्त होते हो तो वह ना हो। आर्धातुक के परे रहते इक्कीस, ये धातु के अवयव का लोप, उसी आर्धातु के पर रहते इक्के स्थान में गुण या वृद्धि, वो नहीं होता, नहीं हुआ तो अचिष्णु धातु भ्वाम योरिंगो। उससे पहले भी कोई सूत्र प्राप्त है जिसको बात करिए, सूत्र अचिष्णु लगा रहे हैं, इकोएनची प्राप्त है। तो अचिष्णु धातु जो सूत्र है, उसने कहा अची का अर्थ क्या है? आजादी प्रत्यय परे रहते। तीन शर्त मांगी है, स्नु प्रत्यांतो, भ्रुवंग हो या इवर्णांत वर्णांत धातु हो। युवो जो है धातु के साथ जुड़ रहा है। अचिष्णु धातु भ्रुवाम में जो धातु शब्द है और युवो शब्द है ना, ये इसके साथ जुड़ रहा है। युवो जो है स्नु और भ्रू, इनके साथ नहीं जुड़ रहा। सूत्र में तो देखो तीन है ना, स्नु धातु और भ्रुवाम, ये षष्ठी का बहुवचन है। युवो सूत्र में पड़ा है ना, ये युवो केवल बीच वाले धातु से जुड़ रहा है, स्नु से भी नहीं जुड़ रहा, भ्रू से भी नहीं जुड़ रहा। युवो जो है ई और ऊ का षष्ठी द्विवचन में रूप है। युवो जो है ई और ऊ और आगे ओस, ठीक है। तो इकोएनची यू और फिर इकोएनची ओस के पर रहते, ठीक है ना। ई और ऊ को यू बना और फिर इकोएनची कर दिया तो मैं पूछूं यदि कि युवो केवल धातु से क्यों जुड़ रहा है, स्नु भ्रू से क्यों नहीं जुड़ रहा है? हाँ, हाँ, ई तो संभव ही नहीं है, और ऊ जो है व्यभिचारित नहीं होता। संभव्य विचार में विशेषण विशेष भाव होता है। ई जो विशेषण है ना, वो धातु में संभव है
और व्यभिचरित भी हो जाता है। धातु वर्णांत मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, और धातु वर्णांत मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। सम व्यभिचार धातु में घट रहे हैं। स्नु में देखोगे तो ई संभव नहीं है, और ऊ का स्नु और भ्रू में व्यभिचार नहीं है। मतलब ऊ जो है इसको स्नु और भ्रू को छोड़ता नहीं है, और ई पकड़ता नहीं है। ई उसको पकड़ नहीं पाता और वो उसको छोड़ नहीं रहा है। जो चीज जिसको छोड़ ही नहीं रही है उसको उसके साथ में विशेषित करके नहीं बताते। स्नु क्या है? भ्रू। स्नु एक प्रत्यय होता है, स्वादिभ्या स्नु, वो वाला स्नु यहाँ पड़ा है। और भ्रू एक शब्द होता है। ये जो भ्रू होती है ना, इसको भ्रू बोलते हैं। तो हमारे को यहाँ उवंग कर दिया इसने, वर्णांत धातु है, और ये उवंग कहाँ पर होगा? हलो अंत्यस्य, हलो अंत्य से अंतिम अल को प्राप्त है। अनेकाल से सर्व अनेकाल आदेश संपूर्ण को होते हैं, तो उवंग अनेकाल है, संपूर्ण के स्थान में पाया। और गिच्चे ने कहा कि गीत आदेश अंतिम अल को होता है, तो अंतिम अल ऊ के स्थान में हो गया ये। हाँ, यथासंख्य अनुदेशा समान। ई जो है, ई के स्थान में यंग, ऊ के स्थान में उवंग। यथासंख्य का अर्थ होता है यथाक्रम। जिस क्रम में स्थानीय है उसी क्रम में आदेश होगा। जिस क्रम में उद्देशी उसी क्रम में अनुदेशी। जिसका प्रथम उच्चारण है उद्देशी, जिसका पश्चात उच्चारण वो अनुदेशी। उद्देशी और अनुदेशी में क्रम का ध्यान रखा जाता है। प्रथम जिसका उच्चारण किया उद्देशी, जैसे धातु यहाँ पर उद्देशी है और यंग वंग बाद में उच्चरित हो रहे हैं कि उसके स्थान में ये आकर बैठते हैं, तो उद्देशी अनुदेशी में सम वो यथाक्रम होता है। पहले को पहला, दूसरे को हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। इसी बात को यथासंख्य को कहने के लिए रेस्पेक्टिवली बोलते हैं। रेस्पेक्ट तो सम्मान होता है, पर रेस्पेक्टिवली अलग अर्थ में प्रयोग हो गया। तो लो लुआ उदाहरण बन गए हैं। और इसी तरह से पू धातु से बार बार काटने वाला लोलुआ, बार बार जुआर को काटता है, बार बार कोई दिन भर। और पू जो है पवित्र शोधन करने वाला पोपुआ, पवित्र झाड़ू आदि लगाता रहता है या किसी चीज को शोधन करता रहता है। वो जो होती है ना पुनाती, दाल आदि को साफ करना। और मरी मृजा सरीसृपा, मृजु सिद्धौ धातु है ना जी। मृजु शुद्ध। इस धातु में ये तो अनुनासिक है, ये निरनुनासिक है। स हलंत्यम चला गया, उपदेश है जुन्नासिकी तो ऊ चला गया और री बच गया। इसमें एक तो एक वर्ण जो है उदात्त है, दूसरा उदात्तेत है। तो कौन सा उदात्त है, कौन सा उदात्तेत है? मृ का जो री है उसकी संज्ञा नहीं हो रही, तो उदात्त उदात्तेत धातु है ये। अभी मृज धातु से उसी प्रक्रिया से ये तो शुद्ध करना, इसकी विशेषता जो है बार बार शुद्ध करना या अधिक शुद्ध करना। क्रिया समविहार अर्थ का, क्रिया समविहार का मतलब बार बार भी होता है और अधिक भी होता है। तो अधिक शुद्ध करना, यंग उसी तरह से सारे कार्य होंगे जो अभी बताए थे ना। सन्य को मृज्य इस तरह से होगा। प्रथम एकाच को दुर्वचन करेंगे तो री के बाद द्वितीय एकाच जहां तक आएगा उससे पहले पहले जितने व्यंजन हैं इनको किसी एक के साथ संबंधित नहीं बतलाया। एक न्याय प्रयोग किया है, नट भार्यावत व्यंजनानि भवन्ति। जैसे अब री के साथ देखा तो मैं जय, ये व्यंजन है ना, ये री के साथ संबद्ध हो गए। और जब द्वितीय एकाच देखोगे तो ये जय, ये जो व्यंजन है ना ये अ के साथ जुड़ जाएंगे। इसको मृज्य मृज्य होकर के अभ्यास में मृ और मृज्य, ये किससे हटा? जय और ये
जय और ये था ना मृज्य, ये हट कैसे गया? अनादि शेषा। अभी ये जो है लोप हो गया इसका, जय और ये का। उरत एक सूत्र है अभ्यास प्रकरण का। अभ्यास के री को आकार होता है, री को आकार करेंगे तो उरण रपरा से रपर हो जाएगा, और फिर दोबारा हलादि शेषा म मृज्य, फिर जो है ऋग्रिदुब्धस्य च। ऋदुब्ध अंग का जो अभ्यास उसको री का आगम हो जाता है। देखिए ऐसी स्थिति है ना, इसकी परे रहते इसकी अंग संज्ञा हो जाएगी, तो ये ऋकार उपदा है। ऋदुब्ध माने ऋकार उपदा वाले अंग का अभ्यास, उसको री का आगम होता है, तो इसको री का आगम हो गया दिन, तो अभ्यास को री करेंगे तो इसके अंत में बैठेगा। तो कै हलंत्य मरी मृज्य अच प्रत्यय, अच के पर रहते यंगोचीचे। अब तो लोपा यंगोचीचे भी कर सकते हो, सीधा यंगोचीचे भी कर सकते हो, हैं? यंग का लोप हो जाता है, धातु के अवयव का लोप कहलाएगा ये। आर धातु के परे रहते धातु के अवयव का लोप है, उसी आर धातु को मानकर मृजेर वृद्धि से वृद्धि पाएगी, यहाँ इस री को वृद्धि पाएगी। अच को मान करके यह का लोप, उसी अच को मानकर वृद्धि पाएगी, तो वृद्धि नहीं होगी। फिर आकार को इस जय में मिला देंगे, मरी मृजय बन जाएगा। ये कृत प्रत्यांत शब्द है, कृत अद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा, स्वादुत्पत्ति मरी मृजय। ऐसे स्त्रिप धातु से गुरु जी उसमें जो अ रहता है, या जो द्वित्व होता है, जब से यह का जो लोग करते हैं, यह द्वित्व करते हैं, तो वहाँ का ये जो यह अ रहता है वो उसमें मिल जाता है। जहाँ भी व्यंजन के बाद कोई स्वर हो तो उसको मिलाने के लिए कोई सूत्र नहीं लगता है, मिल जाता है बस। आप इसी को तो कह रहे हो, जैसे मृज्य मृज्य ऐसे दुर्वचन हुआ, और फिर इधर ए को हमने ये में वाले ए को इधर रख लिया, फिर वो कैसे मिलेगा? इस वाले ए को या दूसरे वाले को? ये तो ये वाला ए अलग है, ये वाला अलग है, नहीं ये वाला अलग है। ये तो मैं मृज धातु को दुर्वचन किया है, इस स्थिति में रखा, फिर ये जो है ये है, इसमें मिल जाएगा। अजहीनम परिणीत संयोजन, जो भी अच से हीन व्यंजन वर्ण मिले ना और आगे अच मिले तो वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। ये इसी का है, हाँ तो फिर इसमें मिल जाएगा। ये तो अलग मैंने इसलिए समझाने के लिए किया, जैसे लू धातु है, इससे यंग किया, प्रथम एकाच को दुर्वचन होता है ना, तो प्रथम एकाच क्या है? इसको दुर्वचन दो उच्चारण किया ना, इसलिए मैंने दिखाने के लिए ए को अलग रख दिया। ये जो ए है ये तो द्वितीय एकाच है, इसको अलग करके मैंने इसलिए रख दिया कि इसके दो उच्चारण होंगे ना, प्रथम एकाच के, इसके थोड़ी होंगे उच्चारण, तो इसके दो उच्चारण हो गए। फिर ये मिलेगा कैसे? कोई सूत्र नहीं, नियम ऐसा कि व्यंजन आगे हो और पहले व्यंजन इधर हो और स्वर इधर हो तो मिल जाते हैं, बस। नियम नहीं है इसके लिए कोई ऐसा कि सूत्र बना रखा हो कि इसको मिलाने के लिए। जो भी अच से रहित है व्यंजन हमारे पास है, उसके आगे अच आ जाए तो मिल जाता है। ये जो है मरी मृजय बन गया। जैसे दो व्यंजन रहेंगे वो भी उनके साथ जुड़ेंगे क्या? हाँ, मृज्य है ना, देखो री है, जय और ये दो व्यंजन है, ये भी इस री के साथ जुड़ रहे हैं। लोलु है, पोपु है, सरीसृप है, मरी मृजय। स्त्रिप धातु से सरीसृप बनेगा, ये भी इसी तरह से बनेगा। सरीसृप में पुगंत लघु से गुण पाएगा। मृज के लिए तो विशेष सूत्र था मृजय वृद्धि, और सरीसृपा में सरीसृप, इसको सर्प को कहते हैं, बार बार सर्पण करने वाला, धरती पर सरकने वाला। मरी मृजय वो होगा जो झाड़ू आदि लगाता है, बहुत ज्यादा जो झाड़ू लगाए उसको मरी मृजय कहते हैं। कंगति च
इस सूत्र को ना 3 ढंग से लिख सकते हैं। जैसे ग, क, न, इन 3 शब्दों का द्वंद्व किया और फिर 3 का द्वंद्व करके इत शब्द के साथ, इत के साथ इच्च, 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 ये एक शेष कर लिया। एक शेष, इसको बोलते हैं एक शेष। स्तोष्ट नष्ट हो जाएगा। इच्च 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 है, इति इत। समान रूप वाले शब्द हो तो एक बच जाता है, बाकी हट जाते हैं। सर्वबाणा में एक शेष एक विभक्त हो, समान विभक्ति होनी चाहिए तो एक बच जाएगा, बाकी हट जाएंगे। और इधर ग, क, ङ, इन तीनों का जब द्वंद्व करेंगे तो ये हो जाएगा और इता यस्य स, बहुब्री आ गए ना। द्वंद्वगर बहुब्री बोलते हैं इसको। पहले हमने द्वंद्व किया है, गश्च, कश्च, ngश्च। उच्चारण के लिए मैं इसको बोल दिया है। गच, कच, ngच, ऐसे समझ लीजिए आप। गच, कच, ngच इति खरीच से ग को, खरीच से ग को ऐसा हो गया है। खर अक्षर पर एवं जलों को चर हो जाता है। अर्थ करते समय ये ग ही माना जाएगा, केवल संधि में वो दिखाई दे रहा है क, उसका जो शब्द स्वरूप है वो ग है और वो दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए हम बोले दध्यत्र, दिखाई तो ये दे रहा है पर वो है ई, दधी है। दिखाई ये दे रहा है, वो है क्या, दधी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी समझ लो आप, दिखाई वो कह दे रहा है पर एक्चुअल में वो ग है। अब ये 3 ढंग से सूत्र लिखा जाता है, वो बता रहा था मैं। यरो नासिके अनुनासिको वा, यर को अनुनासिक पर रहते अनुनासिक हो जाता है। हो गया अनुनासिक, ठीक है। ये जो यर है ना, अनुनासिक पर रहते अनुनासिक हो गया। ये वाला जो अक्षर है यर के अनुनासिक पर रहते, इस यर को अनुनासिक हो गया। तो क का अनुनासिक पंचम होगा ना, क, ख, ग, घ, ng, ऐसा बन गया। अब इसके बाद हलो यमाम यमी लोपा, हल से उत्तर, यम का लोप यम के पर रहते। तो यम अक्षर में य व र ल यम गण नम यहाँ तक बनते हैं। हल से उत्तर, यम का लोप यम के पर रहते। यम में ग आ जाता है, यम गण नम, ये म गण नम। तो न जो है यम न आ गया ना। तो हल से उत्तर, यम का लोप यम के पर रहते, इसके पर रहते इसका लोप हो गया। हाँ, तो इस तरह से 3 रूप बन गए। इत मिला दो, इसमें भी तीनों जगह इत मिला देंगे तो क्या रूप बनेगा, ये इत मिलाएंगे तो ये वाला बनेगा। सप्तमी का एक वचन है ये। प्रथमा में तो ये बनेगा, ये विकल्प से परसवर्ण होता है ना। इस ककार को परसवर्ण विकल्प से होता है। एक बार तो ऐसा हो गया, ऐसा वाला एक बार नहीं हुआ। सप्तमी का गी, ओ सुप सप्तमी में गी विभक्ति आएगी, गी का ई बचेगा। मिला दीजिए इसमें मिला दो, ई मिला दो, इसमें मिला दो। ये थोड़ी पूरा शब्द बोलो, कंगिति किंगति कंगिति कंगिति है। सूत्र ये बन गया। 3 तरह से सूत्र का स्वरूप बनेगा। द्वंद्वगर बहुब्री है,
तो ये इत शब्द का तीनों के साथ संबंध है। द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि जो होता है तो वो जो अंत में, जो द्वंद्व के अंत में कोई शब्द आता है सबके साथ संबंध होगा। तो इसका गय के साथ भी क के और गय तीनों के साथ संबंध है। तो अर्थ होगा गित कित गित, गई तेजिसका, कई तेजिसका और गई तेजिसका। ऐसा क्या प्रत्यय, गई तेजिस का ऐसा प्रत्यय, कई तेजिस का ऐसा प्रत्यय, गई तेजिस का ऐसा प्रत्यय, गित कित गित प्रत्यय को निमित्त मानकर गुण वृद्धि करते हैं। एक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वे नहीं होते। ये कंगति सूत्र में पर सप्तमी नहीं है, ये निमित्त सप्तमी है। यदि ये पर सप्तमी होती तो क्या हानि होती, और निमित्त सप्तमी होने से क्या लाभ हो रहा है? भिन्ना भिन्नवान में निषेध नहीं हो पाता। पर सप्तमी होती ना, जैसे भिद धातु है, क्ता प्रत्यय है, क्ता क्तवतु निष्ठा, भूतकाल में क्ता प्रत्यय होता है ना, इसको निष्ठा कहते हैं। क्ता क्तवतु निष्ठा, इसका नाम निष्ठा है। पुगंत लघुपद से यहाँ गुण पाया, अंग के लघुपदिक को गुण होता है। सूत्र का अर्थ है अंग के लघुपद, अंग है ये, यस्मात् प्रत्यय विदिश तदादि प्रत्यंगम, अंग के लघुपदिक को गुण होता है। सार्वधातुक अर्धातुक परे रहते, तो अर्धातुक प्रत्यय परे है, लघुपदिक को इक को गुण पाया। अब ये जो है कंगति से सूत्र लगा रहे हैं, यदि पर सप्तमी हो तो कित कित परे रहते व्यवधान रहित पूर्व में निषेध होता है, व्यवधान रहित पूर्व में इक को निषेध होता है, ऐसा निकलेगा। जैसे ची धातु है, ता प्रत्यय है, तो यहां पर निषेध हो पाएगा। सार धातु आर धातु को ऐसे गुण पाया, सार धातु आर धातु को ऐसे गुण पाया, व्यवधान रहित पूर्व में है इक, तो यहीं पर निषेध हो जाएगा। यहां निषेध नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहां तो दय का व्यवधान आ गया ना। इक जो है, ये जो तय प्रत्यय के पर रहते, जो इक है वो दय के द्वारा व्यवहित है, दय के व्यवधान आ रहा है। तो यदि पर सप्तमी हो तो यहाँ गुण का निषेध नहीं हो सकता। इसलिए किंगत के होने पर, बस इतना अर्थ है, कित गित के होने पर, कित गित निमित्त बनने पर। ये निमित्त सप्तमी का अर्थ ये नहीं कि ये निमित्त सप्तमी शास्त्र में कोई होती है। निमित्त सप्तमी का मतलब होता है निमित्तात् सप्तमी, निमित्त सप्तमी। ये अर्थ होता है इसका। और ये सप्तमी का नाम है सत सप्तमी। ये जो निमित्त सप्तमी है ये क्या है? सत सप्तमी है। निमित्त सप्तमी में कौन सा समास है, ध्यान देने की बात है। निमित्तात् सप्तमी, निमित्त से सप्तमी है, और जो सप्तमी का स्वरूप है वो सत सप्तमी है। सत सप्तमी किस सूत्र से होती है? यस्य च भावेन भाव लक्षणम से होती है। ये याद करने की चीज है। दूसरे अध्याय तीसरे पाद का सूत्र यस्य च भावेन भाव लक्षणम, तो उस सूत्र से जो सप्तमी होती है उसका नाम सत सप्तमी होता है। जैसे रामे गते दशरथो मृत, जिस क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो तो वहां क्रिया वाले से सप्तमी हो जाती है। जैसे गोसु दुह्यमानासु गत, गायों के दोहन काल में चला गया, तो यहाँ पर गोसु दुह्यमानासु एक क्रिया है और उसके देवदत्त की जाने की दूसरी क्रिया है। तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया यदि लक्षित हो तो वहां पर उस क्रिया वाले से और क्रियावाची शब्द से सप्तमी हो जाती है। एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो, जैसे गायों की दोहन क्रिया है, देवदत्त की गमन क्रिया है, तो गायों की दोहन क्रिया से देवदत्त की गमन क्रिया लक्षित हो रही है। तो ये जो एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है, तो उस क्रिया वाले से और क्रियावाची शब्द से, दोनों से सप्तमी हो जाएगी। मैंने दोनों कहा। जैसे दुह्यमानाशु, ये तो क्रियावाची शब्द है, और क्रिया वो दुह्यमान क्रिया जिसके अंदर घटित हो रही है वो गोशु है। कर्मवाच्य का प्रयोग है दुह्यमानाशु। दू धातु से शानच प्रत्यय कर्मवाच्य में हो रहा है, यकार है बीच में, दुह्यमानाशु।
गोषु दुह्यमानाशु गतः देवदत्तः गतः रामे गते दशरथो मृतः। तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है। राम के गमन से दशरथ की मरण क्रिया लक्षित हो रही है। तो उस क्रियावाची शब्द से और क्रिया वाले से, क्रियावाची शब्द तो हो गया गत, और वो गत क्रिया जिसके अंदर घटित हो रही है वो राम। क्रिया वाले से हैं, क्रिया और क्रिया वाले से सप्तमी हो जाती है।